नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप जानते हो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और जो कल की क्लास थी वो हमारी जॉन ड्रैडन के बारे में थी। और मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल को कहते हैं, और वहीं अगर फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म आ जाए तो हमारे कौन से हैं, जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन के बारे में उनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की उपाधि किसने दी थी, हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो साथियों, ये दोनों बातें आपको क्लियर होगी। और उसी के जो नेक्स्ट हमारे राइटर है, जॉन ड्राइडन के बाद जो नेक्स्ट हमारे राइटर नियो क्लासिक के हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे अलेक्जेंडर पोप। कल भी मैंने बताया था कि ये सभी नियो क्लासिकल राइटर हैं, नियो क्लासिकल राइटर। और ये भी आपको बताया था कि नियो क्लासिकल एज कब शुरू होती है, 1660 से 1700 तक चलती है। ठीक है साथियों, और वैसे तो आगे भी जाती है 1785 तक। जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 एज हम कवर करते हैं, RAA। अगर आपको ये चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पता नहीं है तो आप पीछे की मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने आपको ये याद करवाई हुई है। पूरा लिटरेचर के अंदर एज है वो आपको मैंने करवाई है। R से मतलब रिस्टोरेशन, यानी कि 1660 से लेकर 1700 का जो समय था जब चार्ल्स सेकंड था वो गद्दी पे बैठा था। कल भी यहीं से शुरुआत की थी क्योंकि थोड़ा हम बेसिक को लेकर चलते हैं। तो चार्ल्स सेकंड है, उससे पहले जो प्यूरिटन एज चल रही थी, कॉमनवेल्थ एज चल रही थी, जिसके अंदर ओलिवर क्रोमवेल राजा था, उसको डिथ्रोन करने के बाद जैसे ही वो उनकी ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हुई तो चार्ल्स सेकंड को क्या बना दिया गया, राजा। तो उनकी ओलिवर क्रोमवेल को क्यों डिथ्रोन किया गया, क्योंकि वो प्यूरिटन थे। उस समय आपको पता है बहुत सारे थिएटर थे वो भी बंद हुए, ये सभी आप जानते हो। बहुत सारे थिएटर क्लोज कर दिए क्योंकि वो मानते कि ड्रामा के अंदर वल्गैरिटी है, करप्शन है, तो उन्होंने थिएटर बैन करवा दिए और इतना ज़्यादा कड़ा अनुशासन लगा दिया जो जनता को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने ओलिवर क्रोमवेल को डिथ्रोन कर दिया। उसके बाद वो जो चार्ल्स सेकंड थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के पूर्वज थे, उनको उन्होंने याद किया, उनको यहाँ राज करने के लिए बुलाया। और चार्ल्स सेकंड है वो 1600 से 1700 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। और इनको क्यों बुलाया, क्योंकि अब लोग आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे कि फ्रीडम हो, सेक्सुअलिटी में फ्रीडम हो, उनको किसी चीज़ को देखने में फ्रीडम हो, किसी भी प्रकार का ड्रामा है उसको करने में उनको फ्रीडम हो, राइटिंग में फ्रीडम हो, हर प्रकार की वो क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। इसलिए चार्ल्स सेकंड को राजा बनाया गया। और जैसे ही चार्ल्स सेकंड राजा बना तो कल भी हमने, जैसे मैंने आपको जॉन ड्राइडन कल पढ़ाया था, उन्होंने कहा कि हम क्लासेस जो क्लासिकल राइटर हैं जैसे वर्जिल है, होमर है, या हमारे जो प्लेटो है, सुकरात है, उनकी बातें हमें अपने लिखनी चाहिए। ऐसा क्यों किया वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपकी इस जो हम लिटरेचर कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। क्योंकि देखो, जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया तो उसने सारे लोगों को आज़ादी दे दी, जिसके कारण समाज में सेक्सुअलिटी फैल गई। सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी आई, यानी कि समाज के अंदर जो वल्गैरिटी आई, सेक्सुअलिटी आई, जिसके कारण ऐसे ऐसे वर्क लिखे जा रहे थे, जैसे लव ट्रायंगल का वर्क चल रहा था, सेक्स इंट्रीग्स चल रहे थे, तो समाज के अंदर बुराइयां ज़्यादा पनप रही थी। इसलिए जो उस समय के जो ये राइटर थे हमारे, चाहे अलेक्जेंडर पोप है या जॉन ड्राइडन है, उन्होंने कहा कि हमें जो पुराने क्लासिकल राइटर हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा जो इंग्लैंड का समाज है वो इन बुराइयों से, वल्गैरिटी से, सेक्सुअलिटी से, सेडक्शन से बच सके। यही कारण था कि इन सभी ने जो क्लासिकल राइटर को फॉलो किया, जितने भी नियो क्लासिकल राइटर थे उन सब ने कहा कि हम किसको फॉलो करेंगे, जो हमारे क्लासिकल राइटर हैं। सेम उसी कड़ी में आज हम पढ़ रहे हैं जॉन ड्राइडन के बाद अलेक्जेंडर पोप, जो 1688 से 1700 तक लिखते हैं। और साथियों, अलेक्जेंडर पोप वॉज ए ग्रेट मैन, ग्रेट स्टायरिस्ट, पोएट एंड ए क्रिटिक। वो अच्छे एक क्रिटिक भी थे, व्यंग्य करने वाले लेखक थे, और उनको मोस्ट स्टायर के लिए ही जाना जाता है। और क्या था, ही वॉज फिजिकली
ही हैज़ ए फिजिकली डिफॉर्मिटी और ही वॉज फिजिकली नॉट गुड लुकिंग पर्सन, क्योंकि वो फिजिकली डिफॉर्मिटी थी। क्या थी कि बचपन में उनके जो शरीर थे उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसके कारण उनकी जो हाइट है वो 4 फीट थी। जो हमारे अलेक्जेंडर पोप है उनकी हाइट कितनी थी? 4 फीट प्लस हंचबैक व्यक्ति थे। हंचबैक क्या होता है? हम्प बना होता है। हम्प का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति की जब स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब हो जाती है तो उसके पीछे क्या बन जाता है साथियों? कुब्बड़ बन जाता है। तो ये एक तो 4 फीट के थे, ऊपर से उनके जो हम्प बन गया था जिसके कारण लोग उनका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे, इंसल्ट करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, जिसके कारण इनके अंदर ऐसा गुस्सा पैदा हो गया जिसके कारण वो क्या बन गए? एक स्टेरिस्ट बन गए। स्टेरिस्ट क्या होता है? व्यंग्यवादी, यानी कि हर व्यक्ति की आलोचना करना या हर व्यक्ति पे स्टायर लिखना। और ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर पोप के बारे में कहा गया है कि अगर उन्होंने किसी व्यक्ति पे स्टायर कर दिया तो वो आदमी क्या हो जाता था? पूरी तरह से बर्बाद। ऐसा मानना है अलेक्जेंडर पोप के बारे में। और अलेक्जेंडर पोप ने सारी एजुकेशन है वो घर पे ही की। इसका कारण क्या था कि पहली बार जब स्कूल गए तो जो बच्चे थे उन्होंने उनकी हाइट का या हंचबैक होने का मजाक उड़ाया, जिसके कारण वो कभी स्कूल नहीं गए। घर रहकर ही उन्होंने क्या की? अपनी शिक्षा पूरी की। तो साथियों पढ़ते हैं। और ये किससे इंस्पायर्ड थे? होरेस से। अब मैंने होरेस से इंस्पायर होने का आपको मतलब बता दिया है कि उस समय सेक्सुअलिटी, सेडक्शन, लव ट्रायंगल, लव इंट्रिग, ये सब बातें समाज में चल रही थी जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया। क्योंकि उससे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, आपको प्योर रहना पड़ता था, वहाँ पे आपको वर्जिनिटी मेंटेन करनी पड़ती थी। लेकिन चार्ल्स सेकंड ने सारी आज़ादियाँ दे दी थी। और 1682-42 में आपको पता है वो जो थिएटर थे वो भी रीओपन कर दिए थे चार्ल्स सेकंड ने। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम किसको फॉलो करेंगे? हमारे क्लासिकल राइटर हैं उनको फॉलो करेंगे, यानी कि उस समय की महत्वता को वो समझते थे। और इसीलिए इन्होंने एन एसे ऑन क्रिटिज्म लिखा, जो कितने पार्ट्स में है यहाँ से ध्यान रखना है, 3 पार्ट्स में है। और कब पब्लिश हुआ? 1711 में। बहुत बार नेट में पूछा जाता है कि एसे ऑन क्रिटिज्म कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में है। और कब पब्लिश हुआ? 1711 में। और ये किससे इंस्पायर है? होरेस का जो आर्ट्स पोएटिका था। मैंने आपको अच्छी तरह होरेस के बारे में बताया था कि होरेस ने उसके अंदर रूल दिए थे कि पोइट्री ग्रेटनेस ऑफ थॉट होना चाहिए, ग्रेटनेस ऑफ इमोशन होनी चाहिए। ये सब पोइट्री के हाउ टू राइट ए गुड पोइट्री, हाउ टू बी ए गुड पोएट। तो ये सब बातें होरेस ने अपनी आर्ट्स पोएटिका में कही थी, जिन बातों को किसने फॉलो किया? हमारे अलेक्जेंडर पोप ने। कौन से वर्क में? एन एसे ऑन क्रिटिज्म। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो जो हम बात कर रहे हैं, एक इसके अंदर इन्होंने एलजी भी लिखी, एन एलजी ऑन अनफॉर्चुनेट लेडी। क्यों लिखी? कि एक लेडी थी मैरी वर्थले मॉन्टीग, जो कि स्टॉकिंग क्लास से थी, इंग्लैंड की हाई क्लास से थी। और जो अलेक्जेंडर पोप थे वो उन्हें पसंद करते थे। और जब एक बार अलेक्जेंडर पोप कॉफ़ी हाउस में जाते हैं तो देखते कि सामने मैरी वर्थले मॉन्टीग बैठी हुई है। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस लेडी को क्या कर दिया? शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन उस लेडी ने उनको इतना ह्यूमिलेट किया, इतना उनको उनकी बेइज्जती की, इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, एंड सी लाफ्ड एट हिम, और ज़ोर ज़ोर से उनके ऊपर हंसी, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और दूसरे दिन उन्होंने इस लेडी के ऊपर स्टायर लिख दी, जिसका क्या उनके ऊपर उन्होंने एलजी लिख दी, जिसका नाम क्या था? एन एलजी ऑन अनफॉर्चुनेट लेडी। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये नाम भी पूछा जाता है। और अलेक्जेंडर पोप के साथ क्या वाक्य हुआ था मैंने आपको बता दिया। और ये ऐसा भी मानते थे कि पीपल डू नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट ऑफ मी। लोग हैं वो भगवान से नहीं डरते लेकिन मेरे से डरते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी प्रसिद्ध थी कि अगर किसी पे वो स्टाइल लिख देते थे तो वो व्यक्ति बुरी तरह से बर्बाद हो जाता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट ऑफ मी। ये बात भी इन्हीं के वर्क में आपको देखने को मिलती है। तो मैंने एलजी ऑन अनफॉर्चुनेट लेडी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया है। और इनकी सभी राइटिंग किसके अंदर है? हीरोइक कपलेट या हीरोइक क्लोजेट, क्योंकि सभी राइटर उस समय हीरोइक कपलेट में ही लिख रहे थे। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है द रेव ऑफ द लॉक।
वो भी एक हिस्टोरिकल वर्क है जो 2 कैंटोस में पब्लिश हुआ। कब? 1712 में। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार साथियों पूछा जाता है। तो इसके बारे में जो रेप ऑफ द लॉक है वो 2 फैमिली के क्वार्रल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपकी जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये क्वार्रल के बारे में जो किस 2 परिवारों के बीच चल रहा था और उनके बीच में लव अफेयर भी था, और जिसके कारण लॉर्ड पीटर और एराबेल फार्मर, इनकी 2 फैमिलियाँ थी और ये आपस में प्रेम करते थे। और लॉर्ड पीटर है उसने एराबेल फार्मर के बाल काट दिए थे, जिसके कारण उनके जो दोनों परिवार के बीच में क्या हो गया था, एक थग हो गया था, एक क्वार्रल हो गया था, जिसके कारण इन्होंने क्या लिख दिया, रेप ऑफ द लॉक, ये वर्क लिखा। तो ये इन दोनों परिवारों के बीच क्या चल रहा था साथियों, झगड़ा चल रहा था। और किसी विद्वान ने इन्हें कहा कि आप इन पे कुछ वर्क क्यों नहीं लिखते हो। जो हमारे कैरल थे उन्होंने कहा कि आप कुछ इन परिवार में 2 परिवार में झगड़ा चल रहा है, तो कोई आप ऐसा वर्क लिख दो जिससे ये झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। इससे इन्होंने जो रेप ऑफ द लॉक है स्टायर है वो इन्होंने उस वक्त लिखी। जैसे ही इन्होंने ये वर्क लिखा तो जो एराबेल फार्मर थी उन्होंने जो पोप थे उनसे कनेक्ट किया, उनसे मिली और उसने कहा कि आपने मेरे बिना पूछे इस वर्क के अंदर रेप ऑफ द लॉक आपने किया है। रेप का मतलब होता है विदाउट नोइंग, यानी कि बिना पूछे, या किसी चीज़ को काट देना, यानी कि वो जो बाल काटे गए थे उनके लिए रेप ऑफ द लॉक है। ठीक है, लॉक का मतलब है रेप ऑफ द काटना। ठीक है, तो जो 2 कैंटोस इसके बारे में लिखे गए, तो एराबेल फार्मर थी, उनको इस बात का पता नहीं था कि ये वर्क उनके बारे में। जैसे इनको पता चला कि ये इनकी फैमिली के बारे में, तो ये इनसे मिली और इन्होंने कहा, लेटर के थ्रू बताया कि आपने ये गलत किया है, मेरे से बिना पूछे आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी स्टायर लिख दी है जो कि गलत है लेडीज़ के लिए। तो फिर मिस्टर कैरोल थे, उन्होंने फिर 1714 में पोप से कहा कि आप इस वर्क को सुधार करें। देखो आप ऐसा लिखा है, आपने गलत लिखा है लेडीज़ के बारे में, तो इस वर्क को सुधार करो। तो दोबारा फिर 3 कैंटोस इसमें लिखे गए। यानी कि साथियों ध्यान रखना है, 2 कैंटोस रेप ऑफ द लॉक 1712 में, जब जो एराबेला थी उसको पता नहीं था तब लिखे गए थे। और उसके बाद जैसे ही एराबेला को उस वर्क के बारे में पता चला तो तुरंत उन्होंने पोप से कहा कि आप इस वर्क को चेंज कर दीजिए प्लीज़, आपने जो लिखा है वो सही नहीं है, लेडीज़ के फेवर में नहीं है। तो 1714 में फिर दोबारा 3 कैंटोस रेप ऑफ द लॉक के लिखे गए। तो ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट ने पेपर सेविंग पोप भी कहा इन्हें। पेपर सेविंग पोप क्यों कहा? जोनाथन स्विफ्ट ने कहा कि what I can write in 6 lines, he can sum up in 2 lines. What I can write in 6 lines, he can sum up in 2 lines. कि जो साहित्य या लिटरेचर या नॉवल मैं 6 लाइनों में लिखता हूँ, या जो बात मैं 6 लाइनों में कहता हूँ, पोप के अंदर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो उस बात को 2 लाइनों में कह सकते हैं। यानी कि वो इतने ज़्यादा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स का प्रयोग कर सकते थे कि कोई व्यक्ति अगर 6 लाइनों में कह रहा है, इतने महान जोनाथन स्विफ्ट जो नॉवलिस्ट थे उन्होंने कहा कि मैं 6 लाइनों में जो बात लिखता हूँ वो 2 लाइनों में उस बात को पूरा तरह विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। तो ये क्या थे? पेपर सेविंग पोप थे। यानी कि ये ज़्यादा लिखने में विश्वास नहीं रखते थे, कम लिखते थे लेकिन बहुत अच्छा लिखते थे। तो ये बातें आपको 4-5 बातें हैं वो मैंने अलेक्जेंडर पोप के बारे में बता दी। अब हम ऐसे ऑन क्रिटिज्म, आज हम इनको पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिटिज्म। तो क्रिटिज्म की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बता दिया कि होरेस जो हमारे राइटर थे, होरेस उनसे ये प्रभावित थे और वो प्लेटो और उनसे प्रभावित थे। तो सब क्लासिकल राइटर से इन्होंने कहा कि वी शुड फॉलो क्लासिकल राइटर। सीधी सी बात है, फॉलो क्लासिकल राइटर्स। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने फॉलो क्लासिकल राइटर क्यों कहा, क्योंकि उस समय समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई थी, लव इंट्रिग्स थे, लव ट्रायंगल था, या जो बुराइयां सेडक्शन की चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि ये लिटरेचर इस संदर्भ में लिखना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है कि हम किनको फॉलो कर लें, क्लासिकल राइटर्स को। उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। तो बी होमर, वर्क्स योर स्टडी। सबसे पहले आप जो अगर कुछ पढ़ना चाहते हो
तो आप किसको पढ़े, होमर को पढ़े। एंड डिलाइट, क्योंकि इससे आपको एक तो ज्ञान होगा और एक आपको क्या मिलेगी, एक आनंद आएगा, आपका एंटरटेनमेंट होगा। आप गलत चीज़ें पढ़ने की बजाय होमर को पढ़े और उससे आपको क्या मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। रीड देम बाय डे, और जब भी आपको समय दिन में मिलता है तो आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ने की बजाय आप होमर को पढ़े। एंड मीडिएट एट नाइट, और अगर आप रात को बैठकर होमर के बारे में सोचते हो, मनन करते हो, तो आपको पता चलेगा कि होमर या होरेस कितने महान क्लासिकल राइटर थे, जिन्होंने पोइट्री के रूल भी बनाए हैं और उन्होंने 3 यूनिट्स ऑफ टाइम भी किया। तो ये सब बातें उन्होंने होमर पढ़ने के बारे में हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है ऐसे ऑन क्रिटिज्म में। फिर कहा ट्रू विट इन नेचर टू एडवांस्ड ड्रेस्ड वट ऑफन थो बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, कि अगर हम उन राइटर्स को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने नेचर के बारे में लिखा है। ये नेचर शब्द 21 बार उनके ऐसे ऑन क्रिटिज्म में प्रयोग हुआ है, और विट शब्द वो 46 टाइम इस ऐसे ऑन क्रिटिज्म में प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना है, विट शब्द का प्रयोग 46 बार और नेचर शब्द का प्रयोग 21 बार उन्होंने कहा है, किया है अपने ऐसे ऑन क्रिटिज्म में। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांस्ड ड्रेस्ड वट ऑफन थो बट नेवर सो एक्सप्रेस्ड, कि अगर हम उन राइटर्स को पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उनसे हमें एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ तक कि हम उस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। यानी कि अपने बारे में ये लिख रहे हैं कि आज हम अगर उनके वर्क पढ़ते हैं तो उनसे हमें ज्ञान मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जब हम अपना राइटिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा निखर कर आएंगी। उसके बाद ये तो बातें हो गई इनकी वर्क के बारे में, ऐसी 4-5 और भी इन्होंने फ्रेजेस दी हैं जो आप इनके वर्क को किसी भी नेट से या बुक से आप पढ़ सकते हो। मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो बता दी है। फिर इन्होंने इसके अंदर कुछ मुख्य रूप से जो नेट के अंदर आती है और जिन प्रोवर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं, जैसे टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये बात इन्होंने कही है कि इतने महान थे क्लासिकल राइटर कि परमात्मा है वो सभी गलतियों को माफ़ कर देता है। हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाए, टू एरर इज ह्यूमन, ह्यूमन इन नेचर, यानी कि गलतियां करना जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके नेचर में है, और इंसान से गलतियां होती है, लेकिन जो माफ़ कर देता है वो परमात्मा का रूप होता है। टू फॉरगिव इज ह्यूमन, ऐसी बातें किसने कही, हमारे जो अलेक्जेंडर पोप थे। इतनी ये फेमस आप जगह जगह लिखी हुई देखते हो, तो ये कहाँ से लिखी है, अलेक्जेंडर पोप के ऐसे ऑन क्रिटिज्म्स है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग, ये भी आप अच्छी तरह सुनते हो कि अर्ध ज्ञान, किसी चीज़ का अर्ध ज्ञान है वो नुकसानदायक होता है या खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग, ये बात भी अलेक्जेंडर पोप ने कही कि ड्रिंक डीप एंड टेस्ट इट। इसके आगे भी लाइन है कि ए लिटिल नॉलेज इज ए ऑलवेज ए डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप एंड टेस्ट इट, कि आप पढ़ें किसी चीज़ को, ऊपरी तौर पे ना पढ़ें, उसको गहन अध्ययन करें और उसके बाद ही एक नतीजे पे पहुँचे, अदरवाइज वो अधूरा ज्ञान है आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। ऐसी बातें किसने की, अलेक्जेंडर पोप ने। फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर्स टू ड्रेड, ये बात कही कि जो मूर्ख होते हैं वो कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो बुद्धिमान भी व्यक्ति नहीं कर पाते। तो हर जो बेवकूफ़ व्यक्ति होता है उसको हम ये पता नहीं लगा सकते उसके बारे में कि ये क्या कर सकता है, उसके सामर्थ्य का पता नहीं लगा सकते। हमें किसी चीज़ को बेवकूफ़ों की तरह पढ़ना चाहिए ताकि उसके आने वाले रिजल्ट हैं वो हमारे अच्छे हों। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास अलेक्जेंडर पोप के बारे में थी। लगभग मैंने हर चीज़ है वो कवर करने की कोशिश की है जो अलेक्जेंडर पोप के क्रिटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी है ताकि जब भी आप अलेक्जेंडर पोप की वर्क पढ़ोगे, द रेप ऑफ द लॉग पढ़ते हो, ऐसे ऑन क्रिटिज्म पढ़ते हो, या और भी इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, तो आपको ये चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे अलेक्जेंडर पोप से बन जाएगी। और मैंने हर चीज़ बता दिया है कि ये क्लासिकल राइटर्स के बारे में अधिकतर इन्होंने लिखा है। सेम उन्होंने कहा कि वी शुड इमिटेट क्लासिकल राइटर्स, क्योंकि हर व्यक्ति है इस एज में, नियो क्लासिकल एज में किसको कॉपी कर रहा था, हमारे क्लासिकल राइटर्स को।
कारण भी क्या थे मैंने बताया। चार्ल्स सेकंड जब राजा बने तो सभी लोगों को आज़ादी दे दी गई, सेक्सुअल हो चाहे किसी प्रकार की राइटिंग की आज़ादी हो, तो वो अपने तरीके से कुछ अला फला चीज़ें लिख रहे थे जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हम वी शुड नॉट गो फॉर वल्गैरिटी, वी शुड इवन फॉलो द ट्रेडिशनल और क्लासिकल राइटर जैसे वर्जिल है, ओविड है या होमर है, होरेस है, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों आपके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगभग आपको मैंने प्लेटो, अरिस्टोटल, बेन जॉनसन्स और मोस्ट ऑफ द राइटर कंप्लीट कराने की कोशिश मैंने की है। और इसके बाद हम रोमांटिक एरा में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है या टी.एस. एलियट है, जो लिरिकल बैलेड्स उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू जो क्रिटिसिज्म का बनता है उसके हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों लगभग सारी चीज़ें देखो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं कोशिश करता हूँ। और इसको स्टडी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़ने में दिक्कत आएगी। बेसिक इन द सेंस कि आप किसी भी किताब या नोट्स को उठा के पढ़ोगे तो वो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप उतना, जैसे इन्होंने कहा है, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, ड्रिंक इट डीप एंड टेस्ट। आपको लिटिल नॉलेज दे दी है, उसके बाद डीप पढ़ना है वो आपका कार्य रहेगा। टिल देन टेक केयर।